यह कथा शीतल नामक एक महिला टैक्सी ड्राइवर के द्वारा पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से सुनाई गई है। सवारी 10। फुटपाथ निवासी। हम कार में बैठ गए। विजय सामने की सीट पर आकर बैठ गया। उन्होंने कहा, शीतल, मुझे आशा है कि यह तुम्हारे साथ ठीक है। मैंने कहा, कोई बात नहीं। साहब पीछे बैठे। साहब और विजय दोनों अपने लैपटॉप पर काम करने लगे। विजय ने लैपटॉप खोलने के साथ ही अपना ईयरफोन भी लगा लिया। ऐसा लग रहा था मानो विजय मराठी गाने सुन रहा हो। मैंने अपने पुराने हिंदी गाने बजाए। कुछ देर बाद साहब ने विजय के कंधे को छुआ। विजय ने हेडफोन निकाला और पीछे देखा। आज शाम को आप आश्रम जा रहे हैं ना? विजय ने कहा, हाँ सर। साहब ने कहा, साथ में करीम को भी लेना। मैंने मान लिया कि यह वही बिटिया का आशीर्वादालय है जिसका जिक्र साहब कर रहे थे। जिस दिन मैं यह जानने के लिए विजय के पास गई कि साहब ने बादशाह अंकल को भुगतान कैसे किया, विजय ने यह भी बताया कि वह और साहब एक साथ कैसे आए थे। मुझे नहीं पता था कि कोई इमारत अंदर से कैसी दिखेगी। फुटपाथ ही मेरा घर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की तरह हम भी शहर की ओर चले गए थे और नरीमन पॉइंट से कांदिवली तक विभिन्न स्थानों पर घूमते रहे। कभी कभी पिता और मां सड़क के किनारे के कामों में शारीरिक श्रम करते थे, अन्यथा ज्यादातर सिग्नल के पास भीख मांगते रहे हैं। जब से जोगेश्वरी फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है, हम इन्हीं फुटपाथों पर रह रहे हैं। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, सिर्फ भीख मांगने के बजाय मैंने सिग्नल के पास कारों की खिड़कियों के शीशे साफ करने का विकल्प चुना। कोई मुझे 1 रुपया देता था, कोई 5 और कोई 10 भी। यह मुझे भीख मांगने और सीधे भिक्षा मांगने से अधिक गरिमापूर्ण लगा। कुछ शनिवारों को मैं मिर्ची और नींबू बेचता था, जिसे लोग अपनी कारों में बांधते हैं। हमने जो खाया वह वास्तव में उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि हमने खाया। प्रत्येक दिन अस्तित्व के लिए एक अलग संघर्ष था। भीख मांगना अपने साथ कठिन परिश्रम लेकर आता है। मानसिक थकान, गुस्सा, जब किसी ने आप पर वह चीज फेंकी जिसे अन्यथा मनुष्य नहीं खाएगा, अस्तित्व की लड़ाई, युवा और वृद्धों का समान रूप से यौन शोषण। हमारे चेहरे पर थूकना आम बात हुआ करती थी। कभी कभी चोरी करना या किसी का पर्स उछालना ऐसा कुछ नहीं था जिसे करने पर किसी को आश्चर्य हो। वयस्कों की निजता में घुसपैठ अधिक आम थी। स्नान के बिना दिन बीत जाते थे, मुख्यतः कहीं जाने और कहीं से पानी इकट्ठा करने की सुस्ती के कारण। कपड़े का 1 मीटर जो शरीर पर साबुन लगाने के स्थान के आधार पर ऊपर नीचे होता था, महिलाओं की गोपनीयता की रक्षा करता था। ऊंची इमारतों से या सड़क पर चल रहे लोगों से कुछ घूरती हुई आंखें हमेशा फुटपाथ पर निषिद्ध सुंदरता को निहारती रहती थीं। लेकिन हमें क्या विकल्प मिल सकता था? मुझे यकीन नहीं था। गर्म या ठंडे ने वास्तव में हमारे अस्तित्व को नहीं बदला। इन चरम स्थितियों ने हमें केवल जीवन की कठिनाइयों के प्रति प्रतिरोधी बनाया। इन सब के अलावा पुलिस की लाठी भी थी, जो कभी कभी हमें मारती थी और हमारी चमड़ी मोटी कर देती थी। चाकू या रॉड का आम जीवन में भी महत्व होता था, क्योंकि यह अस्तित्व की लड़ाई थी। फुटपाथ की भी अपनी सुंदरता थी। सौहार्द और साझेदारी प्रमुख थी, यहां तक कि परित्यक्त कुत्तों और बिल्लियों जैसे जानवरों के साथ भी। वे भी हमारे साथ रहकर आजादी का अनुभव करके खुश थे। हालांकि हमारी तरह उनका भी पेट कभी नहीं भरता था। हमारे हाथ से निवाला लेते समय उन्होंने अपनी पूंछ हिलाते थे, जिससे हमें बहुत खुशी होती थी। बारिश में एक साथ भीगना भी वैसा ही था। कुछ शामों को हमें खुली हवा में एक छोटे बर्तन में लकड़ी जलाने और चावल उबालने का आनंद मिलता था, खासकर शाम के समय। यह शायद हमारे जीवन का एकमात्र उज्ज्वल स्थान था, जो कभी कभी तब होता था जब हमारे पास पर्याप्त पैसा होता था। कभी कभी जब कोई अच्छा व्यक्ति कपड़े या भोजन वितरित करने के लिए कार में आता था, तो उसकी ओर बढ़ने वाले हाथों की संख्या हमेशा उससे अधिक होती थी जो उसे देना होता था, और आसपास के फुटपाथ से भी अधिक लोग उसकी ओर दौड़ते थे, एक हिस्सा प्राप्त करें। वास्तव में जब तक मैंने आशीर्वादालय में जीवन का दूसरा पक्ष नहीं देखा, तब तक ये चीजें संघर्ष की तरह नहीं दिखती थीं। हम अपने तरीके से जिएंगे, कोई आकांक्षा नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई दुःस्वप्न नहीं और कोई डर नहीं, क्योंकि हमने जो कुछ भी किया वह आसपास के किसी भी व्यक्ति के लिए,
या यहां तक कि हमारे लिए भी महत्वहीन था। मेरे पिता और मां ने मुझे जवानी के दिनों में आश्रय दिया था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और मुझे कुछ पैसे मिलने लगे, भीख मांगकर, उधार लेकर या चोरी करके, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं उनके चेहरे पर मुस्कान देख सकता था। इससे उनके जीवित रहने का बोझ हल्का हो गया। ऐसे ही दिन बीतते बीतते भयानक रात आ गई। हम फुटपाथ पर सो रहे थे और तड़के एक तेज रफ्तार मर्सिडीज हमारे ऊपर से गुजर गई। भगवान ने शायद मेरे लिए कुछ अलग ही लिखा था, जबकि मेरी मां और पिता की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मुझे केवल कुछ मामूली चोटें आईं। मैं शायद 14 साल के आसपास रहा होऊंगा। इसके बारे में वास्तव में निश्चित नहीं हूं, क्योंकि मेरे माता पिता सहित किसी को भी मेरी जन्म तिथि याद नहीं है। नहीं, मैं शोक मनाना नहीं जानता था। मैंने अपने सामान्य जीवन में कई लोगों को मरते देखा है। हमारे जीवित रहने या न रहने से वास्तव में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, सिवाय इसके कि हमने सूरज की रोशनी का एक हिस्सा लिया था और हमारी रातों में चांद भी चमकता था। सरकारी अधिकारियों ने मेरे पिता और मां के शवों का अंतिम संस्कार किया। नहीं, अंतिम संस्कार जैसा कुछ नहीं था। न ही मेरी आंखों में आंसू थे। जब तक सर मेरी जिंदगी में नहीं आए, मुझे रोना नहीं आता था। रोने से कोई फायदा नहीं होता, किसी का दिल नहीं पिघलता। तब तक मैंने सोचा कि अलग रहना ही ठीक है। यह सिर्फ इतना था कि 6 हाथ एक दूसरे का समर्थन कर रहे थे। आसपास के क्षेत्र में 3 या कभी कभी अधिक जिंदगियों का प्रबंधन कर रहे थे। अब मैंने सोचा कि केवल 2 ही काम करेंगे। यह दुर्घटना सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी और कुछ ने मेरी तस्वीर भी छापी थी। साहब ने इसे माय टाइम्स अखबार में देखा, जहां यह उल्लेख किया गया था कि विजय एकमात्र जीवित व्यक्ति था। साहब ने अखबार से संपर्क किया और मुझे सरकारी अस्पताल में खोजा। मैंने कई बार सर की कार का शीशा पोंछा था। एक बार सर के पास 10 रुपये के खुले पैसे नहीं थे। उन्होंने मुझे 50 रुपये दिए और कहा कि ठीक है। मैंने अगले 3 वाइप्स फ्री में किए। तभी यह दुर्घटना घटी और वह मुझे अंदर ले गए। मुझ पर अभी भी सर के 10 रुपये बकाया हैं। सर मुझे आशीर्वादालय ले गए, जहां मेरे जैसे अनाथों को रखा जाता था। अपने अस्तित्व के 14 वर्षों में मैं पहली बार किसी कंक्रीट की इमारत में प्रवेश कर रहा था। मैंने खुद को कभी छत वाली 4 दीवारों से घिरा नहीं देखा था। हाँ, कभी कभी जब हम किसी पुल के नीचे होते थे तो हमारे पास एक आवरण होता था, अन्यथा यह हमेशा खुली हवा थी। मैं इस बात से आश्चर्यचकित था कि सर ने यहां लोगों को कैसे रखा था। प्रत्येक कमरे में 2 से 3 बिस्तर थे। बीच में एक छोटा हॉल था और एक छोटा कमरा था जिसमें किताबें रखी हुई थीं। सभी कमरे हवादार और अच्छी रोशनी वाले थे। केंद्र में लगभग 10 लोग रह सकते थे, लेकिन जब मैं वहां गया तो हम सिर्फ 4 थे। हम सभी को अच्छा खाना दिया जाता था और सर खुद आते थे और हमारे साथ वही खाना खाते थे, कम से कम 1 सप्ताह में एक बार। हालांकि मैंने उस समय कोई अनाथालय नहीं देखा था, लेकिन अब मैं गारंटी दे सकता हूं, मुझे संदेह है कि जिस तरह सर ने हमारी देखभाल की, किसी ने भी बच्चों की देखभाल की होगी। विजय ने यह भी कहा कि उसके पास कोई पहचान प्रमाण नहीं है और तीसरे पक्ष के बीमा दावे अभी भी लंबित हैं, क्योंकि वह यह साबित करने में सक्षम नहीं है कि वह अपने माता पिता का बेटा है। चीजों पर अभी भी काम चल रहा था, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें अब दावे की कोई चिंता नहीं है। हम कांदिवली पहुंच रहे थे। साहब ने कहा, शीतल, हमें विजय को पहले उसकी वर्कशॉप पर छोड़ दें, क्योंकि उसे आशीर्वादालय पहुंचना है। उसके बाद आप मुझे बीकेसी में बैंक छोड़ सकती हैं। मुझे बीकेसी छोड़ने के बाद आप वापस जा सकती हैं, क्योंकि मैं बैंक से अपने दोस्त के साथ वापस जा रहा हूं। आपके पिता कैसे हैं? साहब ने मुझसे आगे पूछा। मैंने उससे कहा कि वह धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। आप उन्हें फिजियो के लिए कहां ले जाती हैं? साहब ने पूछताछ की। मैं उन्हें अंजलि के पास ले जाती हूं। शुरू शुरू में जब वह पूरी तरह स्थिर थे, तब वह नियमित रूप से हमारे घर आती थी। अब जब पिता चलने फिरने में सक्षम हो गए हैं, तो मैं उन्हें अपने केंद्र में ले जाती हूं। ओह, गोरेगांव फिजियो सेंटर की अंजलि? साहब कहते हैं। हां, मैंने बोला। इसी बीच विजय को जिज्ञासा हुई, तुम्हारे पिता को क्या हुआ? मैंने कहा, एक दिन अचानक वह गिर पड़े, उन्हें दौरा पड़ा
और उन्हें लकवा मार गया है। विजय ने अपनी सहानुभूति व्यक्त की और कहा कि उन्हें वास्तव में खेद है। अरे विजय, तुम्हें शीतल के बारे में यह बात नहीं मालूम। मुझे लगा कि आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान गए हैं, साहब ने कहा। जिसके बाद साहब ने यह भी कहा, विजय, यह लड़की एक प्रतिभाशाली है। देखिए, कुछ वर्षों में वह कहां जाएगी। वह बहुत अच्छा लिखती है। एक दिन हम सभी उनके लेखन को उद्धृत करेंगे। अगली बार जब यह कहीं भाषण दे रही है तो निश्चित रूप से मैं जा रहा हूं। मुझे लगा कि साहब मजाक कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो कविता मैंने सुनाई थी उसके अलावा उन्होंने कुछ और पढ़ा ही नहीं था। या क्या ऐसा है कि उन्होंने वे सभी कविताएं पढ़ ली हैं जो वह पिछले दिन पिछली सीट से घर ले आए थे? अचानक साहब ने आगे कहा, विजय, उसके अनुसार प्यार में होना चिता पर चढ़ने जैसा है। प्यार जलता है और उसके साथ शरीर भी जलता है। विजय ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, वह सही कह रही है। इस बीच हम विजय के घर पहुंचे और वह मुझे और साहब दोनों को अलविदा कहकर नीचे उतर गया। मैं गाड़ी से बीकेसी पहुंची, जहां साहब भी उतर गए। उतरते समय साहब ने पूछा, क्या तुमने आज का माय टाइम्स देखा? वहां तुम्हारे बारे में कुछ है? मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या पुणे की तस्वीरें खबरों में आईं। जैसे ही साहब चले गए, मैंने कार का पिछला दरवाजा खोला और माय टाइम्स अखबार उठाया, ये देखने के लिए कि साहब क्या बात कर रहे थे। मैंने हर पन्ने को ध्यान से पलटा, कॉलम दर कॉलम, ये पता लगाने की कोशिश की कि यह क्या था। मैं 5वें पृष्ठ तक समाप्त हो गया। इसके बाद 6वां संपादकीय पेज, 7वां कला और साहित्य, 8वां खेल का पेज था। 5वें पन्ने तक मुझे कुछ भी पता नहीं चल सका। साहब को गए करीब 5 मिनट हो गए थे। मैं सोच रही थी कि क्या साहब सिर्फ मेरी टांग खींच रहे थे। इसी बीच साहब ने मुझे फोन करके कहा कि अगर मैं ज्यादा दूर नहीं गई हूं तो 10 मिनट इंतजार कर लूं, वह मीटिंग के बाद जल्दी वापस आ जाएंगे। मैंने ओके कहा और वहीं रुककर साहब के आने का इंतजार करने लगी। मैंने पन्ने पलटे और जैसे ही अखबार के 7वें पन्ने पर पहुंची, मुझे एक कॉलम शीतल के साप्ताहिक चिंतन दिखाई दिया। जिस दिन हम कविता पर चर्चा कर रहे थे, साहब ने पिछली सीट से कविताएं निकाल ली थीं। उन्होंने मुझे संदेश भेजकर पूछा था कि क्या मुझे कोई आपत्ति है अगर उन्होंने इसे प्रकाशन के लिए माय टाइम्स को भेजा, क्योंकि उन्हें वास्तव में लगा कि ये प्रकाशन के लायक हैं। मुझे यकीन नहीं था कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। ये सिर्फ एक नहीं है, उन्होंने मेरी किताब में मौजूद 30 से अधिक संग्रहों में से 15 कविताओं को चुना है। मैं इसे हर हफ्ते एक बार देखने जा रही हूं। यह सपना है या हकीकत? मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। मेरे हाथ में अखबार था तो काफी देर तक उंगलियां सिर्फ शीतल नाम पर ही थीं। मेरी नजर कविता पर नहीं, नाम पर टिकी थी जो प्रकाशित हुई थी। यह मेरे जीवन में पहली बार था। क्या मैं अपने सपनों की ओर बढ़ रही हूं? मैं पंच की तरह प्रसन्न थी। अब से चौल में लोग मुझे कैसे देखेंगे? मैं आमतौर पर अपने कठोर व्यवहार के लिए जानी जाती थी, क्योंकि मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ती थी। अगर कोई किसी लड़की पर ताना मारता था तो मैं जंगली हो जाती थी और चौल की हर बात में दखल देती थी। अब मैं एक लेखिका थी। क्या मुझे कुछ और सम्मान मिलेगा? मैंने सोचा कि जब साहब बाहर आए तो मुझे इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। आज के माहौल में कौन दूसरों के बारे में सोचता है? इसे माय टाइम्स को भेजने में उन्होंने व्यक्तिगत सावधानी बरती थी। मैं बहुत खुश थी। मैंने सोचा कि पहले मुझे अपनी माँ और पिताजी को सूचित करना चाहिए। मैंने माई को फोन किया और उससे कहा, माई, मेरी कविता अखबार में छपी है, पापा को भी बताओ। माई ने मुझे बधाई दी और फोन पापा को दे दिया। बिटिया का कविता प्रकाशित हो गया। मैं उस खुशी को महसूस कर सकता था जो मेरे पिता को मिली होगी। उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, फोन करो सर। कहा, बधाई हो मेरे प्रिय, मेरे पालतू जानवर, इसे जारी रखो। मुझे तुम पर बहुत गर्व है, उसने धीरे से कहा। मैंने सोचा कि साहब को छोड़ने के बाद मुझे जाकर मिसेस ब्रिग्स और सत्यम सर से मिलना चाहिए। श्रीमती ब्रिग्स स्कूल में मेरी अंग्रेजी शिक्षिका थीं। एक अलग दृष्टिकोण था जिसके साथ उन्होंने हमें भाषा सिखाई, और उनके शिक्षण में ऐसी सुंदरता थी कि किसी को भी अंग्रेजी से प्यार हो जाएगा। वह कहती थीं, यह भाषा इतनी सुंदर है कि यह निर्जीव चीजों को भी एक आत्मा दे देती है। मैं उनकी क्लास का बेसब्री से इंतजार करती थी। स्कूल छोड़ने के बाद भी
मैं कई बार उनसे उनकी भाषा सुनने के लिए ही मिली थी। उनके मुंह से ऐसे निकला जैसे वह पेंटिंग कर रही हो। हर शब्द एक ब्रश स्ट्रोक था जिसने चर्चा के तहत मामले में जान डाल दी। दरअसल इसका श्रेय मेरे पिता को भी जाना चाहिए। जबकि चौल के हर दूसरे बच्चे को सरकारी स्कूलों में भेजा जा रहा था, पापा ने यह सुनिश्चित किया कि मुझे सबसे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में भेजा जाए। आसपास के लोग कहते थे, कॉन्वेंट की पढ़ाई करके क्या करेगी? किसी भी तरह आप उससे शादी करने जा रहे हैं। पापा ने तोड़ दी सारी बंदिशें। वह कहते थे, वक्त बताएगा। मैंने सोचा कि वह अब जाकर उन सभी पुरुषों और महिलाओं को गर्व से बताएगा। अब आप बताएं। मुझे लगा कि मैं और मेरे पापा चौल में एक उदाहरण स्थापित करेंगे कि कैसे एक अच्छी शिक्षा एक बच्चे के दृष्टिकोण को बदल सकती है। पापा कहते थे, खूब पढ़ाई करो और अपने सपने साकार करो। जीवन में सफल होने के लिए एक अच्छी नींव सबसे अच्छी चीज है। सबसे अच्छी संपत्ति जो कभी अपनी चमक नहीं खोएगी वह है शिक्षा। इसलिए हालांकि कुछ दिन ऐसे भी रहे होंगे जब शायद हमने या तो खाना नहीं खाया होगा या बाहर से रात के खाने में वड़ा पाव जैसा हल्का खाना खाया होगा, पापा ने सुनिश्चित किया कि मेरी पढ़ाई न छूटे। आखिरी दिन तक जब उन्हें लकवा मार गया तब तक वह बहुत सतर्क थे। जबकि ब्रिग्स ने नींव रखी और मुझमें अंग्रेजी साहित्य में आने का रुझान पैदा किया। जहां तक कविता लिखने की बात है तो यह सब सत्यम सर का था। पहली कक्षा में ही उन्होंने लोगों से कल्पना करने और लिखने और फिर सुनाने को कहा। मुझे अभी भी याद है कि कक्षा में जिन 50 लोगों को उन्होंने सुना था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या मैंने कविताओं की एक किताब लिखी है या क्या, क्योंकि उन्हें लगा कि मैंने जो लिखा है वह बहुत सुंदर है। तभी शुरू हुआ गंभीर ढंग से कविताएं लिखने का सफर। धीरे धीरे मैं हर दिन लिखने की आदत विकसित करने लगी। प्रकाशित होने वाली सभी कविताओं को सत्यम सर से इसी प्रकार का मार्गदर्शन मिला है। सत्यम सर के प्रोत्साहन से मैंने कॉलेज पत्रिका में कुछ कविताएं प्रकाशित की थीं। उन्होंने स्वयं कविताओं की कुछ पुस्तकें लिखी हैं। साहब अपनी मीटिंग से वापस आए। मैंने उन्हें दूर से देखा। मैंने कार का दरवाजा बंद किया और उनकी ओर दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। आसपास के सभी लोग साहब और मुझे घूरने लगते हैं। मैं साहब से कहती हूं, मुझे क्षमा करें, मैं उत्साहित थी। किसी ने मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया। मेरे पास आपको धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं थे, इसलिए खुशी और प्यार से मैंने आपको गले लगा लिया। मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। हाँ, तुमने इसे शीतल बना दिया है। आपके अंदर का कवि आ गया है। बधाई हो, साहब ने कहा। हम कार में बैठे और मैंने साहब से पूछा कि मैं उन्हें कहाँ छोड़ूं। साहब ने कहा, मेरे आवास के पास एक किताब की दुकान में। साहब ने विजय को बुलाया और पूछा कि सत्र कैसा रहा, और उन्हें यह भी उम्मीद थी कि करीम अच्छा प्रदर्शन करेगा। मुझे यकीन नहीं है कि उत्तर क्या था, लेकिन साहब ने कहा, अच्छा अच्छा। उन्होंने यह भी जांचा कि क्या विजय और करीम ने आशीर्वादालय में खाना खाया था और क्या सब कुछ ठीक था। साहब ने बाय कहा और फोन काट दिया। मैं गाड़ी चलाने लगी। साहब ने मुझसे पूछा कि विजय की प्रस्तुति कैसी थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि साहब ने मुझसे यह सवाल क्यों पूछा। मैंने कहा, सर यह शानदार था। मैं उन्हें बताने ही वाली थी कि जो कुछ मैंने लिखा था उसका भी कुछ जिक्र वहां मिला है। इस दौरान साहब ने कहा, आप में जहां कविता लिखने का रुझान है, वहीं नई उत्पाद श्रृंखला के विकास के बारे में सोचने की भी आप में जन्मजात क्षमता है। मैंने आपके कुछ विचार अलग से सुरक्षित रखे हैं और उन्हें विजय को नहीं दिया है, क्योंकि मैं आपसे सुनना चाहता था। आपके मन में ये सब विचार कैसे आए? मैंने कहा, मैं देख रही हूं कि आसपास क्या हो रहा है। मैं इसके पीछे किसी उत्पाद की व्यवहार्यता या विज्ञान के बारे में नहीं जानती। जैसे ही विचार आए मैंने उन्हें वैसे ही लिख दिया, बस किसी भी आम आदमी की इच्छा। साहब ने कहा कि हम इस पर थोड़ा और समय बिताएंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे बस एक संदेह था। अपने नोट्स में आपने पेंट हटाने के बारे में बात की थी, जिसे मैं कारों या बाइक के लिए पीलर बनाने के रूप में समझता हूं, जिसे आप बस चिपका सकते हैं और जब भी आप ऊब जाते हैं तो हटा सकते हैं। पोर्ट्रेट रिमूवल पेंट क्या थे? क्या यह सिर्फ इतना है कि आप पीलर या किसी अन्य चीज पर अपनी तस्वीरें लगाते हैं? साहब ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, यह कुछ भी है जो ग्राहक चाहता है, शायद एक दृश्य भी।
मैंने साहब से यह भी कहा कि मुझे यकीन नहीं है कि वर्तमान में उद्योग में क्या बन रहा है, क्योंकि मुझे कोई विचार नहीं था, न ही मैंने इस पर शोध किया था। मैंने सोचा था कि साहब बैठक में घुसपैठ के लिए मुझे डांटेंगे, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। कुछ मिनटों के बाद जब हम उनके घर की ओर जाने वाली सड़क की ओर मुड़े, तो उन्होंने मुझसे एक किताब की दुकान के पास कोने पर उन्हें छोड़ने के लिए कहा। हाय भगवान! किताब की दुकान का नाम बिटिया का आधुनिक पुस्तकालय रखा गया। किसी तरह यह अलग लग रहा था। वहां करीब 40 साल की उम्र की एक महिला बैठी थी। साहब ने मुझे किराया दिया और चले गए। साहब के जाने के बाद मैं मिसेस ब्रिग्स और सत्यम सर से मिलने गई। सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको भी यह पसंद आया होगा और ऐसी ही ऑडियो ड्रामा सीरीज सुनने के लिए बने रहें। कृपया सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी जानकारी दें। आपका उत्साह मेरी ताकत है।